नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ अंजू एंड यू आर वाचिंग क्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, दैट इज़ इंसान सीखना और बुद्धि। और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी ह्यूमन लर्निंग है वो क्या होती है। सो ह्यूमन लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स through experiences, instruction, observation, and practice. It involves a relatively permanent change in behavior or understanding as a result of learning, right? तो ह्यूमन लर्निंग क्या होती है कि हम कोई भी स्किल अगर सीख रहे हैं, कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, एटीट्यूड या बिहेवियर में अगर हमारा कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो सब हमारी लर्निंग होती है। ये हम अपने एक्सपीरियंसेस से, इंस्ट्रक्शन से, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके या प्रैक्टिस से जो है सीख सकते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी बोलना सीख लिया और 2 दिन बाद मैं हिंदी भूल जाऊंगी, राइट? तो वो हायर चांसेस है कि वो मेरे जो चेंजेस हैं, मेरे जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, वो रिलेटिवली परमानेंट होंगे। देन लर्निंग इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पेन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड एंड enables individual to adapt to their environment, solve problems, make decisions and interact effectively with others, right? तो जो लर्निंग है एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन की डेवलपमेंट का और थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलती रहती है। ऐसा नहीं कि खाली हम स्कूल्स में जाके फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जो है लर्निंग सीखते हैं। थ्रू आउट द लाइफ जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी हमारी लर्निंग होती रहती है। ह्यूमन लर्निंग encompasses various forms including formal education, informal learning, experiential learning, social learning and self-directed learning, right? So it involves cognitive, emotional and behavioral processes that contribute to personal growth, development and fulfillment, right? तो जो हमारी ह्यूमन लर्निंग है वो काफ़ी तरीके से हो सकती है। वो फॉर्मल भी हो सकती है जो हम स्कूल्स में जाके सीखते हैं, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है कि हम अपने एनवायरनमेंट से कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो एक्सपीरियंटल भी हो सकती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, सोशल लर्निंग भी हो सकती है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी हो सकती है जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। तो मानव सीखने का अर्थ क्या है? मानव शिक्षण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, निर्देश, अवलोकन और अभ्यास के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसमें सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार या समझ में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल है, राइट? तो जब भी हमारे अंदर कोई ज्ञान, कोई कौशल, कोई हमारा दृष्टिकोण बनता है या हमारे व्यवहार में कोई चेंज होता है, हम अपने व्यवहार में कोई नई चीज़ प्राप्त करते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, राइट? हम अपने अनुभव से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई निर्देश दे रहा है, हमें सिखा रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आपको ये पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं। अवलोकन करके भी सीख सकते हैं, देखकर, या अपने अभ्यास से भी सीख सकते हैं। तो ये सभी हमारे मानव शिक्षण में आता है। सीखना मानव विकास का एक मूलभूत पहलू है और यह शिशु अवस्था से वयस्कता तक पूरे जीवन काल में होता है। यह व्यक्तियों को अपने वातावरण के अनुकूल ढलने, समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम बनाता है, राइट? तो जो हमारा सीखना है ये हमारा पूरी लाइफ में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं जब तक स्कूल में जा रही हूँ या कॉलेज में जा रही हूँ तब तक ही मैं सीख रही हूँ कुछ, ठीक है? तो मैं अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ हम अपने डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से, एक्टिविटीज से जो है सीखते रहते हैं। मानव शिक्षण में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और स्वनिर्देशित शिक्षा जो है, ऐसे कई रूप शामिल है, ठीक है, कि मैं औपचारिक शिक्षा भी ले सकती हूँ कहीं स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जाकर। अनौपचारिक जो मैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से सीख रही हूँ, अपने अनुभव से सीख रही हूँ। या जो सामाजिक शिक्षा या स्वनिर्देश, ठीक है, हम अपने समाज से, अपने खुद के निर्देशों से भी जो है अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तरीके थे कि कैसे कैसे हम मानव शिक्षा ले सकते हैं। इसमें संज्ञात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रिया शामिल है जो कि हमारे व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर प्रदान करती है। देन डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लर्निंग, ठीक है, तो ऐसा ह्यूमन लर्निंग की डेफिनेशन नहीं है, बट अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा जो है डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लर्निंग वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पर ह्यूमन लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। सो इन जनरल अगर हम देखें, सो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर्स दैट रिजल्ट इन अ चेंज इन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी, राइट? तो अगर हम जनरली देखें तो लर्निंग क्या होती है कि हमारे अंदर कोई नॉलेज आ रही है, कोई स्किल आ रही है, हम अपने बिहेवियर में कोई चीज़ अडेप्ट कर रहे हैं, राइट? जिसके कारण हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी कैपेबिलिटी जो है बढ़ रही है। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, सो लर्निंग इज ऑफन डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस ड्यू टू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन, राइट? अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो लर्निंग क्या होती है? जब हमारा जो मेंटल प्रोसेस है या बिहेवियर है उसमें कोई परमानेंट चेंज आ जाए, राइट? कि वो हमारे एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है या हमने कोई ऐसी प्रैक्टिसेस की हो या कोई इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी जो अगर परमानेंट चेंजेस आते हैं
तो वो हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लर्निंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से लर्निंग की, सो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, राइट, कि फॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर नॉलेज सीख रहे हैं, ठीक है, नॉलेज ले रहे हैं, किसी कोई स्किल यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी, इंटरेक्शन विद अदर्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, राइट, या हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी करके कोई नॉलेज यहाँ पर गेन कर रहे हैं, दूसरों से बातचीत करके इंटरेक्शन करके सीख रहे हैं, या अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो ये हमारी एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से हम ह्यूमन लर्निंग बोल सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द डेफिनेशन यूज्ड, ह्यूमन लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायनेमिक एंड अडैप्टिव नेचर as individuals continuously engage with the environment, process information and make meaning of their experiences. तो जो मानव सीखने की परिभाषा है, तो मानव सीखने की परिभाषा परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के आधार पर भिन्न होती है, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि एक आप डेफिनेशन ये याद कर लो और ये मानव सीखने की परिभाषा, तो वो हमें देखना पड़ता है कि भाई किस परिप्रेक्ष्य में ये हमसे पूछा जा रहा है, किस संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। तो सामान्य तौर पर सीखने का ज्ञान, कौशल, व्यवहार के अधिग्रहण के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, राइट, कि हमने कोई चीज़ नहीं सीखी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने लर्निंग किया, मैंने ये करना सीख लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो व्यवहार है या हमारी समझ है, हमारी क्षमता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सीखने को अक्सर अनुभव, अभ्यास या निर्देश के कारण अगर हमारी मानसिक प्रक्रियाओं में कोई स्थायी परिवर्तन आ गया है तो उस रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अगर शैक्षिक दृष्टिकोण में हम देखें तो सीखना औपचारिक निर्देश, स्वतंत्र अध्ययन, दूसरों के साथ बातचीत और वास्तविक दुनिया के अनुभव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, राइट, कि मैं कहीं स्कूल में जाकर कोई ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, स्वतंत्र अपना अध्ययन करके कोई चीज़ प्राप्त कर रही हूँ, कोई ज्ञान सीख रही हूँ, ठीक है, या दूसरों से बातचीत करके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये जो ज्ञान या कौशल हम प्राप्त करते हैं उसे हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से सीखना बोल सकते हैं। जो हमने इस्तेमाल की है ये परिभाषा, तो इनके बावजूद अगर हम देखें तो मानव सीखने की विशेषता इसकी गतिशील और अनुकूली प्रकृति है, क्योंकि व्यक्ति लगातार अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और जानकारी की प्रक्रिया करते हैं और जो अपने अनुभव है उनका यहाँ पर अर्थ बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है पूरे जीवन काल में हमारी चलती रहती है। Then concept formation in human learning, right? So concept formation is the cognitive process through which individuals organize and categorize information to create mental representations of abstract ideas and categories, right? तो concept formation क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है अपने माइंड में, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कैसे उसको प्रोसेस करना है। देन कंसेप्ट्स आर मेंटल कंस्ट्रक्ट्स दैट रिप्रेजेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और आइडियाज दैट शेयर कॉमन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, concept of word include various species such as sparrows, robins or eagles which share common attributes like feathers, wings and beaks, right? तो यही था कि हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया उनको कैटेगराइज करके यहाँ पर कि बर्ड्स है तो भाई उनके फेदर्स होंगे, विंग्स होंगे या बिक्स होगी। देन concept formation involves identifying similarity and differences, recognizing patterns and generalizing from specific instances टू फॉर्म ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ कंसेप्ट, राइट। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम अपना कंसेप्ट बनाते हैं कि इसमें कोई जो पैटर्न है वो किस चीज़ से यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है, या जो जनरलाइज कर लेते हैं हम चीज़ों को, या कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है, तो एक ब्रॉडर कैटेगरी हम अपने कंसेप्ट की यहाँ पर बना सकते हैं। तो मानव शिक्षण में जो अवधारणात्मक निर्माण है वो कैसे होता है, तो अवधारणात्मक निर्माण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्योंकि हमारे माइंड में होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अमूर्त विचारों या श्रेणियों का मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं। तो ये अवधारणाएं जो है मानसिक संरचनाएं हैं जो वस्तुओं, घटनाओं या विचारों की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सामान्य विशेषताओं या विशेषताओं को साझा करती है। उदाहरण के लिए अगर हम पक्षियों की अवधारणा देखें तो उसमें हम रख सकते हैं कि भाई पक्षी का मतलब गौरैया भी हो सकती है, रॉबिन भी हो सकता है, चील भी हो सकता है, ठीक है, जिनके भी यहाँ पर पंख, पर या चोंच है, ठीक है, तो वो सामान्य विशेषताओं वाली जो है पक्षी, उनको हमने पक्षियों की श्रेणी में यहाँ पर रखा है, ठीक है, वो हमने इनके लिए एक अवधारणा बनाई है। अवधारणा निर्माण में समताओं और अंतरों की पहचान करना, पैटर्न को पहचानना और व्यापक श्रेणियों या अवधारणाओं को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण यहाँ पर करना शामिल होता है। Through concept formation, individuals develop a framework for understanding the world, organize knowledge, and making sense of new information. Concept serves as building blocks of higher level thinking, problem solving, and communication. Right? तो जब भी हम concept formation करते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने वर्ल्ड है जो हमारा उसको समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे और कैसे उन डिफरेंट कंसेप्ट को यहाँ पर अपने माइंड में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। सो द कंसेप्ट फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड, language and social context. It is a dynamic process that continues throughout life
एज इंडिविजुअल्स एनकाउंटर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिफाइन देयर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, राइट। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है, इन्फ्लुएंस होती है कि भाई हमारे पास पहले से क्या नॉलेज थी, हमारा एक्सपीरियंसेस कैसा है, हमारा कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है। तो इन सभी चीज़ों से हमारे कंसेप्ट बनते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस की हैं। तो अवधारणा निर्माण के माध्यम से व्यक्ति दुनिया को समझने, ज्ञान को व्यवस्थित करने और नई जानकारी को समझने के लिए एक रूपरेखा विकसित करते हैं। अवधारणाएं उच्च स्तरीय सोच, समस्या समाधान और संचार के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करती हैं। अवधारणा निर्माण पूर्व ज्ञान, अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा और सामाजिक संदर्भ जैसे कारकों से प्रभावित होती है, जो एक गतिशील प्रक्रिया है और जीवन भर जारी रहती है, क्योंकि व्यक्ति नई नई जानकारियों का सामना करते हैं और दुनिया के बारे में जो अपनी समझ है उसको परिष्कृत जो है वो करते रहते हैं, राइट। तो हमारी अवधारणा देखती है कि भाई हमारे पास पूर्व ज्ञान क्या है, हम क्या क्या चीज़ें अनुभव कर रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी भाषा क्या है, ठीक है, हमारा सामाजिक संदर्भ कैसा है, हमारा आसपास का समाज कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर अवधारणाएं बनाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी बिहेवियरिज्म की थ्योरीज। सो फर्स्ट हम करेंगे पेलवॉव की। सो इवान पेलवॉव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, नोन फॉर हिज experiments on classical conditioning. He demonstrated that dogs could be conditioned to associate to a neutral stimulus like such as bell, कि उसको हम stimuli दे सकते हैं बेल का डॉग को with a reflexive responses such as salivation through repeated pairing with the unconditioned stimulus such as food, right। कि जैसे एक डॉग को हम बार बार बेल बजाएंगे और उसको हम फूड ऑफर करेंगे, ठीक है, खाना देंगे, तो जब भी बेल बजाएंगे तो उसके अंदर खुद ही ये स्टिमुलस होगा कि अब उसे खाना मिलने वाला है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इन्होंने दी थी टू फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। देन थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक वाज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इफेक्ट which states that behaviors followed by favorable consequences are more likely to be repeated, right। कि अगर मैंने टॉप किया है और मुझे टीचर्स ने बहुत प्रेज़ किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रेज़ किया, तो ऐसा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं आगे भी टॉप करूँगी, क्योंकि मुझे रहेगा कि वाह मुझे इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं, राइट। सो while those followed by unfavorable consequences, right। और अगर एक बच्चा है ऐसी फैमिली का कि उसने टॉप किया लेकिन उसको एज सच कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको प्रेज नहीं किया गया, तो उसको लगेगा कि कोई ये तो नॉर्मल चीज़ है और वो लेस लाइकली टू बी रिपीटेड, उस चीज़ को वो कम थोड़ा यहाँ पर रिपीट करेगा। ही कंडक्टेड रिसर्च ऑन इंस्ट्रूमेंटल और operant conditioning using puzzle boxes with cats, leading to the development of the law of effect and concept of the law of exercise, right। व्यवहारवाद की जो थ्योरीज है उनकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी है पावलोव की थ्योरी, राइट। तो पावलोव क्या थे, एक रूसी मनोवैज्ञानी थे, राइट। यहाँ पर आपका आएगा मनोवैज्ञानी, ओके, जो शास्त्रीय कंडीशनिंग पर अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि अगर कुत्तों को बिना शर्त उत्तेजना, राइट, जैसे कि भोजन के साथ बार बार जोड़कर तटस्थ उत्तेजना जैसे कि घंटी को एक प्रतिवृत्त प्रक्रिया जैसे लार के साथ जुड़ने के लिए वातानुकूलित किया जाए, तो इसे शास्त्रीय कंडीशनिंग का विकास हुआ, जो सहयोगी शिक्षा का एक रूप है, राइट। कि मतलब अगर हमें कुत्ते को खाना देना है तो जब भी हम घंटी बजाएंगे तो उसकी लार टपकने लग जाएगी, राइट। अगर हम कुत्ते को बार बार घंटी बजा रहे, उसको खाना दे रहे, घंटी बजा रहे, खाना दे रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा कि अगर हम घंटी बजाएंगे तो उसके मुंह से खुद लार निकलने लग जाएगी, क्योंकि उसको पता होगा कि अब उसे खाना मिलने वाला है। ये है हमारी कंडीशनिंग, जो शास्त्रीय कंडीशनिंग है, राइट। देन थॉर्नडाइक की यहाँ पर व्यवहारवाद की थ्योरी है। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रभाव का नियम तैयार किया, जिसमें कहा गया कि अनुकूल परिणामों वाले व्यवहारों को दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है, राइट। कि अगर मैंने क्लास में टॉप किया, मैं फर्स्ट आई हूँ और मेरे माता पिता ने ठीक है मेरे को बहुत शाबाशी दी है, मेरे टीचर ने बहुत शाबाशी दी है, तो ये होगा कि मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि वाह ये सब मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा ही करना चाहिए। जबकि प्रतिकूल परिणामों में व्यवहारों को दोहराए जाने की संभावना कम होती है, राइट। लेकिन अगर वहीं पर एक और छात्र है जिसको जो फर्स्ट आया लेकिन उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, कोई तेरे को ऐसे बोल रहा है कि तू फर्स्ट आई, इतना अच्छा काम किया, तो उसकी संभावना कम हो जाएगी आगे इतना ज़्यादा पढ़ने की, उस चीज़ को मेंटेन करने की, राइट। तो उन्होंने बिल्लियों के साथ पहेली बक्से का उपयोग करके यही वाग या संचालक कंडीशनिंग पर शोध किया, जिसके प्रभाव के नियम और ये व्यायाम के नियम की अवधारणा का यहाँ से विकसित हुआ।
देन नेक्स्ट है हमारी स्किनर की थ्योरी. सो B.F. Skinner was an American psychologist known for his work on operant conditioning. He introduced the concept of reinforcement which involves strengthening behaviors by providing consequences, right? कि कोई behavior अगर हमें चाहिए कि भाई बच्चे के अंदर ये रहना चाहिए तो उसको positive reinforcement हमें देनी होगी, right? And removing एवर्सिव स्टिमुलाई नेगेटिव इन्फोर्समेंट, राइट. और अगर कोई ऐसा बिहेवियर है कि जो हमें उसके बिहेवियर में नहीं चाहिए, राइट, कि जैसे अगर वो बच्चा सच बोल रहा है तो हम उसको शाबाशी देंगे, चॉकलेट देंगे कि भाई वाह बहुत अच्छा काम किया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होगी उसके लिए, ठीक है, जिससे वो उस चीज़ को रिपीट करेगा, वो बार बार सच बोलेगा, राइट. लेकिन अगर उसने झूठ बोला है तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट हम देंगे उसको, ठीक है, हम उसको चाटा लगा सकते हैं या धमका सकते हैं, ठीक है, जिससे वो उस चीज़ को रिपीट कम से कम करे. सो स्किनर्स रिसर्च फोकस ऑन शेपिंग बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट स्केड्यूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो जो स्किनर थे, B.F. स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर अपने काम के लिए जाने जाते थे. उन्होंने सुदृढ़ीकरण की अवधारणा पेश की जिसमें परिणाम था कि अगर हम चाहते हैं कि भाई बच्चे का कोई बिहेवियर है वो रहे तो हम उसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देंगे, राइट. कि अगर बच्चा सच बोल रहा है, हमें चाहिए कि भाई बच्चा सच ही बोलते रहना चाहिए, हम तो उसकी तारीफ करेंगे कि भाई वाह आप तो सच बोल रहे हैं, अच्छे बच्चे सच बोलते हैं, राइट. हम उसको प्रेज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको कोई चॉकलेट दे सकते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो हमें उसे नकारात्मक सुदृढ़ीकरण उसका करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसको हम यहाँ पर डांट सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना है. तो उन्होंने ये बताया था, ठीक है, कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कब देना है और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और इसका परिणाम क्या है. तो इनको हटाकर व्यवहार को मजबूत करना शामिल है, राइट, कि जो चीज़ें हमें उसमें मजबूत करनी है तो वो हम कर सकते हैं. स्किनर का शोध सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में संचालक कंडीशनिंग के सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहार को आकार देने पर केंद्रित है, राइट, कि कैसे अच्छे प्रकार से सुदृढ़ीकरण करके हम उसके एक अच्छे मन चाहे जो उसका व्यवहार है उसको आकार दे सकते हैं, राइट. कि अगर हमें चाहिए कि हमारा बच्चा सच बोलना चाहिए तो हम उसको अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे तो वो बच्चा जो है सच बोलेगा. देन कॉग्निटिविज्म की थ्योरी तो जीन प्याजे की सबसे पहले. सो जीन प्याजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ही प्रपोज्ड दैट चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एसिमिलेशन, राइट, कि वो नई चीज़ को अपने माइंड में फिट कर रहे हैं एंड अकोमोडेशन मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन. सो प्याजे आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सेंसरी मोटर, राइट, जो हमारी 0 to 2 years तक होती है इन्फेंसी में. देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन, राइट. तो प्याजे ने क्या बोला था कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्ट है, वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एक तो उनको बिल्कुल नई चीज़ यहाँ पर कुछ मिल रही है जो उनको पता नहीं था, राइट, कि उन्होंने पहली बार पेंसिल से काम करते लेकिन पहली बार उन्होंने पेन देखा, ठीक है, तो नई चीज़ असिमिलेशन होगी. लेकिन अगर उन्होंने पेंसिल का उसको पता था, ठीक है, कि ये पेंसिल ऐसे होती है तो पेन भी ऐसे होगा, तो उन्होंने मॉडिफाई किया कि लेकिन पेंसिल जैसा दिखता है लेकिन ये है पेन, ठीक है, तो वो हो गया अकोमोडेट करना, ठीक है. जो चीज़ पहले ही बिल्कुल पहले पता चली है तो वो होगा एसिमिलेशन. लेकिन जो चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता था उसको थोड़ा मॉडिफाई उसने किया तो वो होगी मॉडिफिकेशन, वो होगा हमारा अकोमोडेशन. देन बर्नर की थ्योरी थी. सो जॉन बर्नर वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द cognitive revolution of psychology. He emphasized the importance of active involvement, discovery, and scaffolding in learner. So Berner proposed a spiral curriculum where topics are revisited at increasing levels of complexity, allowing learners to build upon their prior knowledge and understanding. Right? कि जैसे आपने देखा होगा ना कि हमने अगर 6th क्लास में कोई कंसेप्ट किया होगा तो 7th क्लास में वो कंसेप्ट आता है थोड़ा सा और उसके फिर आगे उसका कॉम्प्लेक्स लेवल पर उसको लाया जाता है, राइट. तो ये बर्नर का कंसेप्ट था कि अगर हम रिविजिट करेंगे कंसेप्ट्स को, ठीक है, अपनी जो लर्निंग है उसमें हम डिस्कवरी करेंगे, बच्चों को स्कैफ फोल्डिंग देंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो बच्चों की बना पाएंगे. तो संज्ञानात्मकवाद पे प्याजे की थ्योरी. तो जीन प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे. उन्होंने प्रस्तावित किया कि बच्चे सक्रिय रूप से आत्मसात, राइट, कि जो मौजूदा स्कीमा है उसमें नई जानकारी को फिट कर सकते हैं और समायोजन नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित कर सकते हैं. इसके माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं. और प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और औपचारिक ऑपरेशनल, राइट. तो प्याजे ने क्या बोला कि एक देखो, ये सबसे पहले जो आत्मसात है कि जो मौजूदा मानसिक स्कीमा है उसमें नई जानकारी को फिट करना. कि मुझे नहीं पता था पेंसिल क्या होती है, मैंने पहली बार पेंसिल देखी तो मेरे को पता लगा कि हम ये पेंसिल है और मैंने अपने माइंड में फिट कर लिया कि पेंसिल ऐसे होती है, तो ये हो गया आत्मसात, राइट. लेकिन अगर मैंने पेन देखा, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो पेंसिल ही है, राइट,
लेकिन मैंने जब उसको चला के देखा, ठीक है, उसको यूज़ करके देखा, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो पेन है। तो वो क्या हुआ, समायोजन हुआ। मेरे माइंड में पहले से जानकारी थी कि ये पेंसिल हो सकती है, लेकिन वो पेंसिल नहीं निकली, वो पेन निकला, राइट। तो ये हो गया समायोजन। और जब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे फर्स्ट टाइम बताया गया कि ये पेंसिल है, तो वो था आत्मसात, राइट, कि बिल्कुल नई जानकारी आ रही है, आत्मसात होगा। लेकिन अगर नई जानकारी में कोई चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं तो वो होगा समायोजन। देन ब्रनर की थ्योरी से, जॉन ब्रनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्रांति में योगदान दिया। उन्होंने सीखने में सक्रिय भागीदारी, खोज और मचान पर जोर दिया था, राइट, कि कैसे बच्चों की भागीदारी बढ़ाए, खोज वहाँ पर होनी चाहिए और मचान बच्चों को देना चाहिए, हमें हेल्प बच्चों की करनी चाहिए। सो ब्रुनर ने स्पाइरल पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जहाँ जटिलता के बढ़ते स्तरों पर विषयों को दोबारा गौर किया जाएगा, जिससे शिक्षार्थियों को अपने पूर्व ज्ञान और समझ पर निर्माण करने की अनुमति मिलेगी, राइट, कि जैसे आप मैथ में सीखते हो ना, बिल्कुल प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्लस माइनस के साथ एक और सिंबल आपको सिखाया कोई और ऑपरेशन आपको सिखाया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया कि पहले आपको इजी चीज़ सिखाई जाएगी, लेकिन अगली क्लास में वो रिपीट होगी और उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप उन चीज़ों को भूले नहीं। देन नेक्स्ट है हमारी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। तो सबसे पहले विगोट्स्की की है। सो लेव विगोट्स्की वाज अ सोवियत साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। तो इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी। ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन लर्निंग, राइट। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की भाई हम अपनी सोसाइटी से चीज़ें सीख सकते हैं, अपना बिहेवियर वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया। सो विगोट्स्की suggested that learning occurs within the zone of proximal development, where learner can accomplish task with the support of more knowledgeable other, right. So he also introduced the concept of scaffolding, where support is gradually withdrawn as learner gain competence, right. तो ये क्या होता है zone of proximal development? हमने 3 जोन मान लिए, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, ठीक है। पहला जोन ऐसा है कि जो बच्चा बहुत इजीली खुद से कर सकता है, लेकिन दूसरा जोन यहाँ पर हो जाएगा हमारा थोड़ा टफ हो जाएगा, वो उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम उसकी हेल्प कर दे तो वो उसको कर सकता है, राइट। तो ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की यहाँ पर डेवलपमेंट हम बच्चे की करा सकते हैं अगर हम बच्चे को अच्छे से स्कैफोल्डिंग दे, उसकी सहायता करें, राइट। और नेक्स्ट जोन होता है हमारा जहाँ पे हम बच्चे को हेल्प करके भी उस चीज़ को नहीं सिखा सकते, राइट। तो ये कंसेप्ट विगोट्स्की ने दिया था। देन नेक्स्ट है बंडूरा। सो एल्बर्ट बंडूरा वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नॉन फॉर हिज सोशल लर्निंग थ्योरी। ही emphasized the role of observation, imitation, and modeling in learning. Bandura introduced the concept of self-efficacy, within which refers to one's belief in their ability to succeed in specific situation. Social learning theory highlights the importance of cognitive processes such as attention, retention, reproduction, and motivation in learning from social experiences, right. तो बंडूरा की थ्योरी क्या थी, वहाँ पे बच्चों को दिखाया गया कि एक रूम है, वहाँ पे एक इंसान है, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ, तो उसने क्या किया, उस बोबो डॉल को उसने खूब अब्यूज़ किया, ठीक है, उसको जो है अब्यूज़ किया और उसको मतलब उसकी पिटाई की, राइट। तो ये बच्चों को दिखाया गया। तो उसमें क्या देखा, बाद में जब सेम बच्चों को उसने एक रूम में रखा, उनको पहले कोई उसने टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह दी, लेकिन बाद में वो छीन ली, तो क्या हुआ, बच्चों को भी गुस्सा आया और बच्चों को भेज दिया बोबोडोल वाले रूम में। तो बच्चों ने भी क्या किया, उन्होंने देखा था कि भाई गुस्सा आता है तो आपको पिटाई करनी होती है, आपको एब्यूजिव वर्ड यूज़ करने होते हैं, तो बच्चों ने भी सेम चीज़ को रिपीट किया, राइट। या अगर हम उसको, अगर फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उन्होंने उसको टीवी पे स्क्रीन पे बच्चों को दिखाया कि एक आदमी को गुस्सा आया हुआ था, उसने बोबोडोल पे गुस्सा निकाल दिया, तो सेम बच्चों ने वही बिहेवियर रिपीट किया, ठीक है। तो ये बंडूरा का यहाँ पर बंडूरा की थ्योरी दी थी कि कैसे ऑब्जर्वेशन थे, कैसे देखकर यहाँ पर इमिटेशन करते हैं, और ये भी हमारी एक लर्निंग की प्रोसेस है, राइट, कि हम ऑब्जर्व करते चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारा बिहेवियर यहाँ पर डेवलप होता है। तो सामाजिक रचनावाद की थ्योरी सबसे पहले विगोट्स्की की है। सो लेव विगोट्स्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थी जो संज्ञानात्मक विकास को अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सीखने में सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण और समीपस्थ विकास क्षेत्र पे की भूमिका पर जोर दिया। विगोट्स्की के सुझाव दिया था कि भाई जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वहाँ तक जो है हम बच्चे को सिखा सकते हैं, जहाँ शिक्षार्थी अधिक जानकार, जैसे कोई भी टीचर वहाँ पर उसको सिखा सकता है, उसकी सहयोग से पूरा कर सकते हैं। उन्हें मचान की अवधारणा भी पेश की, जहाँ शिक्षार्थी की क्षमता को बढ़ाने पर समर्थन धीरे धीरे वापस ले लिया गया, राइट। तो यहाँ पर क्या था
कि एक हम 3 जोन मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले में क्या था कि बच्चा बिल्कुल ईज़िली कर लेता है, ठीक है, उसको चीज़ें आ गई, वो उसने सीख ली। लेकिन सेकंड क्या है, उसको वो चीज़ें मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर हम उसकी हेल्प कर देंगे तो बच्चा उसको सीख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मचान, ठीक है, कि बच्चे को हम सहायता दे रहे हैं तो उस सहायता से वो चीज़ें सीख सकता है। ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। लेकिन हमारा थर्ड जो है जोन, ये होता है कि अगर इसमें कोई हमारी हेल्प भी कर रहा है तब भी हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो ये विगॉट्स्की ने बताया था, और इसने बताया था कि भाई हम अपने सामाजिक संपर्क या हमारा जो आसपास का सामाजिक वातावरण है वहाँ से हमारा व्यवहार पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी बंडूरा की थ्योरी। तो एल्बर्ट बंडूरा एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जो अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीखने में अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग की भूमिका पर जोर दिया। बंडूरा ने आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा पेश की जो विशिष्ट परिस्थितियों में सफल होने उनकी क्षमता में विश्वास को संदर्भित करती है। इन्होंने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सामाजिक अनुभवों से सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रिया, राइट, जैसे कि ध्यान लगाना, प्रतिधान करना, पुनः पेश करना, जो चीज़ हमारे ध्यान में थी उसको दोबारा से याद करके पेश करना, और प्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डाला, राइट। तो इसमें क्या हुआ था कि एक रूम था जहाँ पर एक डोल रखी हुई थी और वहाँ पर एक इंसान था जिसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो उन्होंने बच्चों को दिखाया कि उसको गुस्सा आया है, तो उसने क्या किया, उस बोबो डोल की बहुत यहाँ पर पिटाई की, राइट, उसको बहुत पिटाई की और उसको बहुत अब्यूज़ किया। लेकिन तो ये सेम बिहेवियर उनको बच्चों को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक रूम में रखा, उसके बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट्स थी और वो छीन ली। उससे क्या हुआ, बच्चे को गुस्सा आया, ठीक है, और बच्चे को फिर उस बोबो डॉल वाले रूम में ले गए। तो बच्चे ने क्या किया, उसने देखा था कि भाई जब गुस्सा आता है ना तो ऐसे अब्यूज़ करते हैं और ऐसे पिटाई करते हैं। तो उन्होंने भी उस बोबो डॉल के साथ सेम चीज़ की, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि कैसे हम अवलोकन करके चीज़ों को देख कर यहाँ पर सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, राइट। तो ये बंडूरा की थ्योरी थी। देन नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ अ मल्टीफेसेटेड एंड कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन दैट encompasses various cognitive abilities, problem solving skills and adaptive behaviors. While there is no universally accepted definition of intelligence, it is commonly understood as the capacity to learn, understand, reason and adapt effectively to different situations and environment, right? तो इंटेलिजेंस की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि भाई यही डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी कैपेसिटी है किसी चीज़ को याद करने की, समझने की, उस पर रीजनिंग करने की, या डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस में उनको अडेप्ट करने की इफेक्टिवली, राइट। सो द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एक्वायर एंड कॉम्प्रिहेंड न्यू इन्फॉर्मेशन, concepts and skills. It includes the capacity to grasp complex ideas, recognize patterns, and make connections between different pieces of information. तो बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता एक बहुआयामी और जटिल संरचना है जिसमें विभिन्न संज्ञानात्मक समस्याएं, समस्या समाधान कौशल और अनुकूली व्यवहार शामिल है। हालांकि बुद्धिमत्ता की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसे आमतौर पर सीखने, समझने, तर्क करने और विभिन्न स्थितियों और वातावरणों में प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने की क्षमता के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है। जो सीखने और समझने की क्षमता है तो वो बुद्धिमत्ता में नई जानकारी, अवधारणाओं और कौशलों को प्राप्त करने और समझने की क्षमता शामिल होती है, राइट, कि कैसे हम नई जानकारी को समझ सकते हैं, उसको समझने की क्षमता। इसमें जटिल विचारों को समझने, पैटर्न को पहचानने और जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच संबंध बनाने की क्षमता हम मान सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स हमारे आते हैं। सो इंटेलिजेंस entails the ability to solve problems, make decisions and apply knowledge to various situations. It involves critical thinking, logical reasoning and the ability to evaluate evidences and draw valid conclusions, right? कि हम different problems को solve कर सकें, उन पर reasoning कर सकते हैं. Then adaptive behavior. So intelligence involves adaptive behavior which refers to the ability to adjust to changing circumstances, overcome obstacles and achieve goal effectively. It includes such skills such as planning, self-regulation and resilience इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, राइट। तो अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है हमारा, कि हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट को, अपने सर्कमस्टेंसेस में जो हमारे चेंजेस हो रही हैं उनको ओवरकम करते हैं, ठीक है, सॉरी, उनको अडेप्ट करते हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम ओवरकम करते हैं और अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करते हैं। देन कॉग्निटिव एबिलिटी। सो इंटेलिजेंस encompasses a range of cognitive abilities including memory, attention, language comprehension, spatial reasoning and numerical aptitude. These abilities contribute to an individual's overall intellectual functioning and problem solving कैपेबिलिटीज, राइट। तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो भी हमारी इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, कि कैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं, कैसे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हम करते हैं, हमारी जो स्पेटियल रीजनिंग है या न्यूमेरिकल चीज़ें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हमारा है, तो वो जो भी हमारी सारी माइंड की एबिलिटीज़ हम बोल सकते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं।
तो समस्या समाधान और तर्क कौशल भी हमारे इंटेलिजेंस से आते हैं। बुद्धिमत्ता में समस्या को हल करने, निर्णय लेने और ज्ञान के विभिन्न स्थितियों में लागू करने की क्षमता शामिल है। इसमें आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क और साक्ष्य का मूल्यांकन करने और वैध निष्कर्ष निकालने की क्षमता शामिल है। फिर अनुकूली व्यवहार हमारा होता है, तो बुद्धिमत्ता में अनुकूली व्यवहार शामिल होता है, जो कि बदलती परिस्थितियों में के साथ तालमेल बिठाने, बाधाओं को दूर करने और लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से जो है प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है, कि हमने कोई अगर लक्ष्य रखा है तो हम उसको अचीव कर पाए हैं, उसको प्राप्त कर पाए हैं। इसमें योजना, स्वयं नियमन और चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन जैसे कौशल शामिल है। तो हमारा ज्ञान संबंधी कौशल भी इसी में है। बुद्धिमत्ता में स्मृति, किसी चीज़ को याद करना, ध्यान, भाषा की समझ, स्थानिक तर्क और संख्यात्मक योग्यता सहित संख्यानात्मक क्षमताएं, उनकी एक श्रृंखला शामिल है। ये क्षमताएं किसी व्यक्ति की समग्र बौद्धिक कार्य प्रणाली को समस्या समाधान जो क्षमता है उसमें यहाँ पर योगदान करती हैं। Then social and emotional intelligence होती है. So intelligence extends beyond cognitive abilities to include social and emotional skills. Social intelligence involves understanding and navigating social relationships, empathizing with others, and effectively communicating and collaborating in interpersonal interactions. So emotional intelligence involves recognizing and managing one's own emotions and understanding the emotion of others, which is essential for building relationships एंड रेगुलेटिंग बिहेवियर, राइट। तो हमारी जो सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है कि हम लोगों से बात कैसे करते हैं, सोशली हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, या हम अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को कैसे समझते हैं। देन कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। तो इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस शेप हाउ इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड विद इन डिफरेंट सोसाइटीज, राइट। तो ये अपनी अलग अलग सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग है, कल्चर के अकॉर्डिंग, कि वो इंटेलिजेंस को यहाँ पर कैसे प्रेफर करते हैं, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं। एडिशनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज कैन इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंस, राइट। कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसी मिली, हमारा एनवायरनमेंट कैसे, तो वो भी सब हमारी इंटेलिजेंस को यहाँ पर जो है अफेक्ट करता है। हो सकता है एक बच्चा स्कूल में ही नहीं गया, उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिला स्कूलिंग का, तो उसकी इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी, राइट। और वहीं एक बच्चे को अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उस पर वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी हमारी होती है। तो बुद्धिमत्ता संख्यानात्मक क्षमताओं से परे सामाजिक और भावनात्मक कौशल तक फैली हुई है। सामाजिक बुद्धिमत्ता में सामाजिक रिश्तों को समझना, उन्हें संचालित करना, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और पारस्परिक संबंधों में प्रभावी ढंग से संचार और सहयोग करना शामिल है। और जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसमें अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना शामिल है, जो कि रिश्ते बनाने और व्यवहार को विनियमित करने के लिए आवश्यक है, राइट। कि हम अपने समाज को कैसे समझते हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे समझते हैं और दूसरे लोगों की भावनाओं को कैसे समझते हैं। फिर हमारा सांस्कृतिक और प्रासंगिक कारक। तो बुद्धि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और प्रासंगिक कारकों से प्रभावित होती है। सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और प्रथाएं विभिन्न समाजों में बुद्धिमत्ता को परिभाषित और व्यक्त करने के तरीके को आकार देती है, राइट। कि किसी समाज में बुद्धिमत्ता को कैसे परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक अवसर, सामाजिक आर्थिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच जैसे पर्यावरणीय कारक भी बौद्धिक विकास और बुद्धि प्रशिक्षणों में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, राइट। कि भाई हो सकता है एक बच्चे को स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला और दूसरे बच्चे के आसपास थे स्कूल, वो स्कूल में गया हो, ठीक है, दोनों के पास, ठीक है, अगर यहाँ पर संसाधनों की कमी है किसी बच्चे के पास, तो उसकी जो बुद्धिमत्ता के जो अगर हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे तो उसमें वो कम यहाँ पर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको संसाधन नहीं मिले, ठीक है, उसको अवसर नहीं मिला शैक्षिक का, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे को वो अब मिल रहा है तो उसकी जो शिक्षा है वो अच्छी होगी और वो अच्छे से जो है उन टेस्ट में यहाँ पर परफॉर्म करेगा अपने बुद्धि प्रशिक्षणों में। देन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हमारी टू फैक्टर थ्योरी जो चार्ल्स स्पीयर्समैन की थी। सो स्पीयर्समैन प्रपोज्ड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच पॉसिस्ट दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज ऑफ टू फैक्टर, अ जनरल फैक्टर जी और एक हमारा होता है स्पेसिफिक फैक्टर एस, राइट। सो द जनरल फैक्टर जी रिप्रेजेंट्स द जनरल अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, individuals who perform well in one type of cognitive task are likely to perform well in other type of task, indicating the presence of a general cognitive ability, right। कि कोई अगर एक काम को बहुत अच्छे से कर रहा है तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो और कामों को भी अच्छे से करता हो। एंड इन एडिशन ऑफ द जी फैक्टर, स्पीयर्समैन एक्नॉलेज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज, राइट। जो हमारा एस फैक्टर था, स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट आर यूनिक टू पर्टिकुलर टास्क और डोमेन्स
These specific factors contribute to individual differences in performance within specific areas of cognitive functioning, right? कि भाई जनरल फैक्टर तो होता ही है, साथ ही साथ एक यहाँ पर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, और इसी के कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला हमारा दो कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयर्समैन का। तो स्पीयर्समैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जो कि दो कारकों से बनी होती है, एक सामान्य कारक जी कारक और एक विशिष्ट कारक एस कारक। जी कारक एक सामान्य अंतर्निहित कारक का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। स्पीयर्समैन के अनुसार जो व्यक्ति एक प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य को अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके अन्य प्रकार के कार्यों को भी अच्छा प्रदर्शन करने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, और सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता की उपस्थिति का संकेत यहाँ पर दे सकते हैं कि एक बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है किसी चीज़ को तो हम बोल सकते हैं कि भाई दूसरे कामों में भी वो अच्छा होगा। तो ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। और जी फैक्टर के अलावा जो हमारा जनरल एक सामान्य कारक है, स्पीयर्समैन ने विशिष्ट क्षमताओं और एस फैक्टर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जो विशिष्ट कार्यों या डोमेन के लिए अद्वितीय है, राइट? कि जो विशिष्ट कारक है वो संज्ञानात्मक कामकाज और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शन के व्यक्तिगत अंतर को यहाँ पर योगदान देते हैं, राइट? कि अगर मेरे अंदर कोई विशिष्ट अलग से कोई काबिलियत है, आपके अंदर कोई अलग है, ठीक है, तो उसके कारण क्या है, हमारे बीच में जो है डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत अंतर आते हैं। Then multi-factor theory of intelligence. So the multi-factor theory of intelligence, also known as the hierarchical model, proposes that intelligence is composed of multiple factors organized in a hierarchical structure, right? कि भाई एक hierarchical structure में बहुत सारे factor हैं जिनसे ये intelligence बनी हुई होती है। This theory acknowledges the presence of a general intelligence factor G factor similar to Spearman two-factor theory, right? जो हमने पहले पढ़ा था भी इसमें था G factor. However, it also includes several specific abilities or factors at lower levels of hierarchy. So the specific abilities represent more specialized cognitive skills or aptitude such as verbal comprehension, numerical reasoning, spatial visualization, perceptual speed, right? कि ये किसी बच्चे के अंदर स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। These specific abilities are influenced by both genetic and environmental factors and contribute to overall intelligence, right? और ये जो हमारी इंटेलिजेंस है ये हमारी जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और हमारी ओवरऑल जो इंटेलिजेंस उसमें ये कंट्रीब्यूट करती है। देन जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जिसे पदानुक्रमित मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, इसका प्रस्ताव है कि बुद्धि एक पदानुक्रमित संरचना के में व्यवस्थित किए हुए कारकों से बनी है, राइट? कि बहुत सारी यहाँ पर टाइप्स को एक पदानुक्रम में रखा गया है जो जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, ठीक है, बुद्धि कारक। तो यह सिद्धांत स्पीयर्समैन के दो कारक सिद्धांत के समान एक सामान्य बुद्धि कारक, जैसे कि हमने स्पीयर्समैन में पढ़ा ना कि एक हमारा सामान्य बुद्धि का कारक था जी सिद्धांत, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है कि ऐसा होता है कि सामान्य बुद्धि होती है। हालांकि इसमें पदानुक्रम में जो निचले स्तर है उसमें कई विशिष्ट योग्यताएं या कारक भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो वो विशिष्ट क्षमताएं कौन सी है, जैसे मौखिक समझ होगी, संख्यात्मक तर्क हो गया, स्थानिक दृश्य या अवधारणात्मक गति, ठीक है। तो ये विशिष्ट जो क्षमताएं किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है और ये हमारे आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों ही कारकों से प्रभावित हो सकती हैं और जो बच्चे की समग्र बुद्धिमत्ता है उसमें योगदान करती है। देन ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स, राइट? 3 कंपोनेंट बताए थे इन्होंने, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, creative intelligence and practical intelligence. So analytical intelligence involves the ability to analyze, right? कि वो चीज़ों को analyze करती है, evaluate करती है and problem solve in traditional academic context. It encompasses skills such as critical thinking, logical reasoning and abstract thinking, ठीक है। देन हमारी जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू जनरेट नोवल आइडियाज, think outside of the box and solve problems in innovative ways. It includes skills such as creativity, originality and flexibility in thought, right? कि कोई ओरिजिनल थॉट दे रहा है, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, तो वो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे आएंगी। तो बुद्धि की त्रिआर्किक सिद्धांत है जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिआर्किक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था जो कि बुद्धि के 3 परस्पर क्रिया वाले घटक है, ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ये रॉबर्ट ने बताए थे। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि में पारंपरिक शैक्षणिक संदर्भों में विश्लेषण, मूल्यांकन और समस्या समाधान की क्षमता शामिल होती है और इसमें आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क और अमूर्त सोच जैसे कौशल यहाँ पर शामिल होते हैं। साथ ही जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता है उसमें नवीन विचारों को उत्पन्न करने के लिए, राइट, कि कोई नया विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं, लीक से हटकर सोच रहे हैं और समस्याओं को नवीन तरीके से हल
हल कर रहे हैं, कि किसी समस्या को एक नए तरीके से हम हल कर रहे हैं, तो ये क्षमता हमारी रचनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल होती है। इसमें रचनात्मकता, मौलिकता और विचार में लचीलापन जैसे कौशल शामिल है। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, देन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑल्सो नॉन एज कॉन्टेक्चुअल और अडेप्टिव इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इफेक्टिवली इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, राइट। कि हमारे पास जो नॉलेज है अब हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड में। इट इंक्लूड्स स्किल्स सच एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, common sense and social competence, right? Then according to Sternberg, individuals differ in the extent to which they possesses each of these three components of intelligence and their combined influence determines overall intelligence and adaptive behavior, right? तो स्टर्नबर्ग ने बोला कि भाई ये तीनों टाइप के इंटेलिजेंस कंबाइन होती है और तब देखा जाता है कि बंदे के अंदर इंटेलिजेंस यहाँ पर कितनी है, उसका अडेप्टिव बिहेवियर कितना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कंबाइन होकर वो डिटरमाइन करती हैं। तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, जिसे प्रासंगिक या अनुकूलित बुद्धिमत्ता के रूप में भी जाना जाता है, इसमें वास्तविक दुनिया की स्थितियों में जो अपना ज्ञान है या कौशल है उसको हम कैसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, वो क्षमता हमारी शामिल होती है। इसमें व्यवहारिक समस्या समाधान, समस्या ज्ञान और सामाजिक क्षमता जैसे कौशल शामिल है। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति बुद्धि के इन तीन घटकों में से प्रत्येक के स्वामित्व की सीमा में भिन्न होते हैं, राइट। तो उनका एक जो संयुक्त प्रभाव होता है कि हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता, ये सारी जब मिलके आती है तीनों, ठीक है, तो जो समग्र बुद्धि और अनुकूली व्यवहार है, तो वो यहाँ पर जो किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करता है। Then next is our creativity, its concept, definition and characteristics. So creativity is a multifaceted and dynamic construct that involves the generation of novel and valuable ideas, solutions or products that are original, meaningful and appropriate within a given context, right? तो इसमें क्या है कि कोई नोबल आइडियाज़ की किसी नई तरीके से हम करके दिखाते हैं किसी चीज़ को, कोई नया सोल्यूशन निकालते, कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं, राइट। उसमें ओरिजिनलिटी यहाँ पर होती है और मीनिंगफुल होता है। देन कंसेप्ट क्या है क्रिएटिविटी का? क्रिएटिविटी encompasses the ability to produce something new, whether it's a novel idea, artwork, invention or a solution to a problem. It involves thinking outside of the box, right? कि और ऑर्डनरी तरीके से नहीं सोचती, वो आउटसाइड ऑफ बॉक्स जो है क्रिएटिविटी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल पैटर्न, है कि जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक करके किसी नई तरीके से वो सोचती है। एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। सो क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू आर्टिस्टिक एंडेवर्स बट ऑल्सो असेंशियल इन फील्ड सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ। तो रचनात्मकता की अवधारणा, परिभाषा और विशेषताएं हमें करनी है। तो रचनात्मकता एक बहुआयामी और गतिशील निर्माण है जिसमें नए और मूल्यवान विचारों, समाधानों या उत्पादों की पीढ़ी शामिल होती है जो किसी दिए गए संदर्भ के मूल, सार्थक और उपयुक्त होती है। रचनात्मकता की अवधारणा क्या होगी? रचनात्मकता में कुछ नया उत्पन्न करने की क्षमता शामिल है, चाहे वह कोई नया विचार हो, कलाकृति हो, आविष्कार हो या किसी समस्या का समाधान हो, राइट। इसमें लीक से हटकर सोचना, जो पारंपरिक पैटर्न है उससे हटकर कुछ नया सोचते हैं और वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशना शामिल है। रचनात्मकता केवल कलात्मक प्रयासों तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी जो है रचनात्मकता यहाँ पर आवश्यक है, राइट। क्योंकि हमने देखा कि भाई विज्ञान में कोई नई खोज हम करते हैं तो वो क्या क्रिएटिविटी तो दिखाई एक किसी ने अपनी। Then definition of creativity. So creativity can be defined as the process of generating original and valuable ideas, concepts or products that have the potential to make a meaningful impact, right? It involves cognitive processes such as divergent thinking, ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल देना। कन्वर्जेंट थिंकिंग कि बहुत सारे सॉल्यूशन है उसमें से हम निकालेंगे कि भाई इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जो एक्यूरेट होता है हमेशा, राइट। एंड देन एसोसिएटिव थिंकिंग, अगर ज़्यादा कंसेप्ट है तो हम उनके बीच में रिलेशन बना के उनको अच्छे तरीके से याद यहाँ पर कर पाते हैं। सो क्रिएटिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी, रेलेवेंस एंड यूजफुलनेस। तो रचनात्मकता की परिभाषा क्या होगी? रचनात्मकता को मूल और मूल्यवान विचारों, अवधारणाओं या उत्पादों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें सार्थक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल है जैसा कि भिन्न सोच, ठीक है, कि एक ही प्रश्न के हम बहुत सारे उत्तर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन अभीषण सोच कि अगर बहुत सारे एक समस्या के समाधान है तो हम निकालेंगे कि भाई इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है जो हमेशा ठीक रहेगा, राइट। और सहयोगी सोच, ठीक है, कि बहुत सारे अगर हमारे पास समस्या के समाधान है तो उनके बीच में हम यहाँ पर संबंध बना सकते हैं, राइट, कि यहाँ से ऐसे किया तो ये आपस में रिलेटेड यहाँ पर है, राइट। तो रचनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता, नवीनता, प्रासंगिकता और उपयोगिता।
देन करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिएटिविटी की, ओरिजिनलिटी इसमें होनी चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स आर यूनिक एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, राइट, कि जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट और नए होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी उनमें होनी चाहिए। दे इन्वॉल्व नॉवल कॉम्बिनेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट और एंटायरली न्यू कंसेप्ट, देन नोवेलिटी इसमें होनी चाहिए। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम रूटीन और फैमिलियर पैटर्न्स एंड एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़, राइट, कि नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करती है, जो फेमिलियर पैटर्न होता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं उसको ब्रेक करते हैं। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड विलिंग टू टेक रिस्क, राइट। देन रेलेवेंस इसमें होनी चाहिए कि भाई हमने जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो कहीं ना कहीं यूजफुल यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई क्रिएटिविटी दिखाई वो काम की नहीं है। सो क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस आर कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट and addresses specific needs, problem or challenges. They offer innovative ways of addressing existing issue or fulfilling desired outcomes. Then flexibility इसमें होनी चाहिए, right? So creativity requires adaptability to generate multiple ideas, perspectives or solutions and adapt to changing circumstances. So creative individuals are open-minded and receptive to new information and feedback. तो रचनात्मकता के लक्षण क्या है, मौलिकता इसमें होनी चाहिए, रचनात्मक विचार जो है हमारे वो उत्पाद मौजूदा विचार हैं उनसे थोड़ा अलग होने हैं, ठीक है, कि जो पहले उसी तो हट के सोचना ही तो यहाँ पर रचनात्मकता होती है, राइट। तो उसमें मौजूदा तत्वों या तो पूरी तरह से वो नहीं होते, या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पुराना कुछ उन्होंने यूज़ किया होता है और उसमें कुछ नया कंसेप्ट उन्होंने इन्वॉल्व किया होता है। देन नवीनता इसमें होती है, तो रचनात्मकता में नियमित या परिचित पैटर्न से अलग होना और नई संभावना की खोज करना शामिल है, राइट, कि मैंने कुछ नया यहाँ पर खोजा है। तो रचनात्मक व्यक्ति प्रयोग के लिए खुले होते हैं और जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। फिर प्रासंगिकता होती है, रचनात्मक विचार या समाधान प्रासंगिक रूप से उपयुक्त होते हैं और विशिष्ट आवश्यकताओं, समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करते हैं। वे मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने या जो वांछित परिणाम है उनको पूरा करने के नवीन तरीके पेश करते हैं। फिर लचीलापन होता है, तो रचनात्मकता के लिए कई विचारों, दृष्टिकोणों या समाधानों को उत्पन्न करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल उनको डालने की आवश्यकता होती है, राइट, कि एक कंसेप्ट हमने बना दिया लेकिन अगर परिस्थितियाँ बदल गई तो ऐसा लचीलापन भी उसमें होना चाहिए कि हम उसको थोड़ा चेंज कर सके। तो रचनात्मक व्यक्ति खुले विचारों वाले होते हैं और नई नई जानकारी और फीडबैक के प्रति ग्रहणशील होते हैं। देन फ्लुएंस इसमें होनी चाहिए, creativity involves the ability to produce a large quantity of ideas or solutions within a given time frame. It requires mental agility and the capacity to generate diverse alternatives, right? तो फ्लुएंसी होनी चाहिए कि भाई कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं। देन एलेबोरेशन, सो क्रिएटिव आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स often involve elaboration and refinement for further development, right, कि मैंने एक आइडिया तो बना दिया लेकिन वो सही है नहीं है तो उसको कैसे हम इलेबोरेट करेंगे। तो हो सकता है कि हम उसको बाद में इवेलुएट करें, उसकी रिवीजन करें या उसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा के यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो हमारा आइडिया था यहाँ पर वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देन इनसाइट, सो क्रिएटिविटी ऑफन इन्वॉल्व्स मोमेंट ऑफ इनसाइट और सडन रियलाइजेशन दैट लेड टू ब्रेक थ्रूज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस, राइट, कि कई बार होता है कि हम बनाना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो जाती है जो कि लगता है हमें ये तो मिस्टेक हो गया, लेकिन क्या होता है कि सडनली वहाँ से एक क्रिएटिव तरीके से कोई नया सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो ऐसी वाले मूवमेंट जो है यहाँ पर क्रिएटिव इंडिविजुअल्स बहुत अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो प्रवाह यहाँ पर होना चाहिए, रचनात्मकता में एक निश्चित समय सीमा के भीतर बड़ी मात्रा में विचार समाधान तैयार करने की क्षमता शामिल होती है, कि कम से कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, अलग अलग तरीके से सोच रही हूँ, ठीक है। इनके लिए मानसिक चपलता और विविध विकल्प उत्पन्न करने की क्षमता जो है आवश्यक होती है। देन विस्तार इसमें होना चाहिए, तो रचनात्मक विचारों या उत्पादों के को अक्सर आगे के विकास, प्रयोग या पुनरावृत्ति के माध्यम से विस्तार, परिशोधन शामिल होता है। तो रचनात्मकता एक पुनः आवृत्ति प्रक्रिया जिसमें विचार विमर्श, मूल्यांकन और पुनरीक्षण के कई चरण यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। देन अंतर्दृष्टि हमें देता है, तो रचनात्मकता में अक्सर अंतर्दृष्टि या अचानक एहसास के क्षण शामिल होते हैं, राइट, कि मैं कर कुछ हो रही थी लेकिन मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत हो गया, राइट, लेकिन सडनली क्या हो गया, वहाँ से कोई एक नया तरीका बन गया, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो जो सफलता है यहाँ पर नवीन संसाधनों के समाधानों की ओर ले जाती है। तो रचनात्मक व्यक्तियों में ऐसे वाले क्षणों का अनुभव हो सकता है कि राइट ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो अप्रत्याशित संबंध बनाते हैं और नए दृष्टिकोण यहाँ पर सामने आते हैं। देन इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, राइट, कि क्रिएटिविटी को हम क्लासरूम में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फोस्टर करना है एक क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट, कि जो टीचर है तो उसका एनवायरनमेंट ऐसा करना है कि भाई जहाँ पे क्यूरियोसिटी को, एक्सप्लोरेशन को और रिस्क टेकिंग को वो प्रमोट करे ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आए, राइट। सो दे कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, एक्सपेरिमेंट विद न्यू कंसेप्ट्स एंड engage in open-ended tasks and projects. Then flexible learning होनी चाहिए, so flexible learning spaces that allow for collaboration, brainstorming and hands-on activities can stimulate creativity and innovation among
स्टूडेंट्स। तो कक्षा शिक्षण और सीखने के लिए निहितार्थ में जो रचनात्मकता है उसको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो रचनात्मकता के लिए हम क्या करेंगे, रचनात्मक शिक्षक वातावरण को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो शिक्षक एक कक्षा का माहौल बना सकते हैं जो जिज्ञासा, अन्वेषण और जोखिम लेने वाले को बढ़ावा देकर रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। राइट, तो वे छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, नई अवधारणाओं के साथ प्रयोग करने और खुले अंत वाले कार्यों और परियोजनाओं में संलग्न होने के अवसर जो है बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। लचीले शिक्षण जो स्थान है, जो सहयोग, विचार मंथन कराते हैं बच्चों से, राइट, या व्यवहारिक गतिविधियां कराते हैं, उनसे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ये अनुमति अगर उनको देती है तो ये जो बच्चे हैं उनमें रचनात्मकता और नवीनता को यहाँ पर प्रोत्साहित कर सकते हैं। देन एनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट, कि कोई ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर ने एक सोल्यूशन निकाल दिया और बच्चों को बोला कि आप दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। राइट, तो यही तो होती है हमारी डाइवर्स थिंकिंग। राइट, किसी चीज़ को डाइवर्स करना मल्टीपल वेज में। राइट, तो वो क्या होगा, अगर हम ऐसे एनकरेज करेंगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो अपना माइंड लगाएंगे और सोल्यूशंस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है, तो भिन्न सोच को हमें प्रोत्साहित करना है यहाँ पर। राइट, कि अगर मैंने एक तरीके से बच्चे को कोई क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, मैंने करा दिया, लेकिन फिर मैं उनको बोलूँगी कि भाई मैंने इस तरीके से कराया, आपको इस तरीके से नहीं करना, आप बताओ कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। राइट, तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है हमारी, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पर जो भिन्न सोच है, मतलब एक ही क्वेश्चन है और उसको भिन्न भिन्न तरीके से सोल्व करने वाली जो सोच है वो हमें विकसित करनी है, तो हमें ऐसा ही करना होगा। राइट, ताकि बच्चे ऐसे सोचने पर मजबूर हो और उनकी जो रचनात्मकता है वो वहाँ पर उभर कर आए। देन प्रमोटिंग कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, राइट, तो उनके अंदर कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई कोलैबोरेशन की वो अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं ग्रुप में तो दूसरे बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर इंटरलिंक कर सके, उनके पर्सपेक्टिव को भी जान सके। राइट, तो उनके पर्सपेक्टिव को समझ सके, एक्सचेंज कर सके अपने आइडियाज़ को, ठीक है, और कंट्रीब्यूट वहाँ पर दे सके। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर पीयर फीडबैक ले सके, ठीक है। और कम्युनिकेशन का अच्छा होना चाहिए कि जो वो बातें बताना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेशन का इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो उसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके। देन सहयोग और संचार को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है, कि एक ग्रुप में अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो क्या है, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, लेकिन जब वो आइडियाज़ मिलते हैं तो इसको पता चलता है कि हाँ भाई इस तरीके से भी हो सकता है, इसको पता चलता है कि भाई हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, तो उनको दूसरे लोगों के जो विचार है उनका पता चलता है और उनकी जो रचनात्मकता है यहाँ पर और उभर के आती है। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चॉइस एंड ऑटोनॉमी, राइट, तो उनको अपनी चॉइस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी है कि बच्चे ऐसे हो सकता है कि कोई क्लास में अगर हमारे सब्जेक्ट में 2-3 टॉपिक्स ऐसे जिसमें हमें प्रोजेक्ट कराना है तो हम बच्चे से बोल सकते हैं कि भाई आपकी चॉइस है कौन सा सब यहाँ पर टॉपिक लोगे। तो उनको क्या होगा, जब चॉइस वो करेंगे तो वो अपने एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और दूसरा उनको रहेगा कि भाई मैंने चूज़ किया तो मुझे इस पर अच्छे से करना होगा। राइट, तो उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखा सकते हैं, उनको ऑटोनॉमी यहाँ पर मिलेगी। तो विकल्प और स्वायत्तता के अवसर हमें बच्चे को प्रदान करने हैं। राइट, कि अगर एक एक्सरसाइज है हमारे पास, हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं और उसमें 4-5 क्वेश्चन है तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई अपने अकॉर्डिंग जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि भाई ये तो मैंने ही लिया था, और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जहाँ पर उसकी रुचि होगी ना कि हाँ भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिखा सकते हैं। राइट, देन इंटीग्रेटिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी अक्रॉस द करिकुलम, राइट, तो हमें क्या करना है, क्रिएटिविटी में जो बच्चे हैं तो उनको जैसे एक्टिविटीज़ होगी कि विजुअल आर्ट हो गया, ड्रामा हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, इन चीज़ों में भी यहाँ पर उनको इन्वॉल्व करना ताकि वो सेल्फ एक्सप्रेशन करना यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो पाठ्यक्रम में हमें कला और रचनात्मकता को एकीकृत करना है, जैसे कि हमारे आत्मअभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए संगीत, दृश्यकला, नाटक और कहानी जैसी गतिविधियों में बच्चों को शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका रचनात्मक कौशल और आत्मअभिव्यक्ति उनकी बढ़ेगी। देन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिवीजन, राइट, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने की, अगर उसने कोई काम यहाँ पर किया है तो हम बच्चे से पूछेंगे कि आप बताओ भाई आप इसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे, क्या कहाँ पर गलती है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो उसको दोबारा चेक करेंगे कि भाई अब तो मैं ही टीचर बन गया हूँ, मुझे ही इसको चेक करना है, तो वो उसका कंसेप्ट यहाँ पर एक तो और भी क्लियर हो जाएंगे, उसको जो मिस्टेक थी वो पता लग जाएगी, वो अपनी मिस्टेक से खुद सीखेगा और उसको इवेलुएट करना यहाँ पर सीख जाएगा। राइट, तो उसको रिफ्लेक्शन की अपना ही काम है, जो उसका रिफ्लेक्शन उसको करने देना चाहिए, उसकी रिवीजन यहाँ पर उसको करने को मिलेगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें उन्हें देनी है। तो चिंतन और पुनरीक्षण के अवसर प्रदान करने हैं, लाइक बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो हम उसको खुद बोल सकते हैं कि भाई आप अपने आप को जो है 10 में से कितने मार्क्स यहाँ पर दोगे, तो वो बच्चा खुद के काम को यहाँ पर देखेगा, ठीक है, उसको पुनरीक्षण वो करेगा कि क्या क्या गलतियाँ उसने की है, कहाँ पर और ज़्यादा ठीक हो सकता था, और जो चीज़ फिर उसको आती थी वो थोड़ी और ज़्यादा उसको समझ उसकी हो जाएगी कि आपने यहाँ पर गलतियाँ करी हैं। राइट, तो हमें चिंतन और पुनरीक्षण के जो अवसर है वो बच्चे को यहाँ पर प्रदान करने हैं। So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel
फॉर मोर ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टू बीट स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो PDF फाइल्स और अप टू डेट नोटिफिकेशंस के लिए। इसका लिंक भी हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।